नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद आज से अपना सरकारी कामकाज शुरू कर दिया है। दिल्ली में मौजूद अपने सरकारी आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पेंडिंग सरकारी फाइलों का निस्तारण कर रहे हैं। और दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 दिसंबर 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद 28 दिसंबर 2020 को डॉक्टरों की सलाह के बाद सीएम त्रिवेंद्र को दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था। सीएम त्रिवेंद्र को 2 जनवरी को दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली अपने सरकारी आवास में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसी बीच सीएम ने प्रदेश का कामकाज भी देखना शुरू कर दिया है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी काम करना शुरू कर दिया है। पिछले महीने वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद वहां पर उनका इलाज शुरू किया गया था। फिर इसके बाद उनको एम्स में भर्ती किया गया और अब स्वास्थ्य लाभ के चलते वो दिल्ली से ही अपने सरकारी कामकाजों को निपटा रहे हैं। और आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि जैसे ही बीमारी से मुख्यमंत्री ठीक हुए हैं, उसके बाद से ही तुरंत सरकारी कामकाज में वो लग चुके हैं और जो भी उनके पेंडिंग काम हैं उनको बहुत तेजी के साथ दिल्ली से सरकारी आवास पर निपटा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार अब नर्सिंग भर्ती के मानकों में संशोधन करने की तैयारी में है। कोरोना से ठीक होने के बाद काम पर लौटे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य सचिव को मानकों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने बेरोजगार युवाओं के ज्ञापन का संज्ञान देकर प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम रावत के निर्देश के बाद राज्य में 1200 से ज्यादा पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को 30 बेड के अस्पताल में 1 साल के अनुभव की शर्त को हटाने के निर्देश दिए। तो उत्तराखंड में 1200 पदों पर भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ होगा और 30 बेड के अस्पताल में अनुभव की शर्त भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई अस्पताल है जिसमें कि 30 बेड हैं, उसमें अनुभव जैसी शर्त को हटाया जाएगा ताकि बहुत ही तेजी के साथ भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने लगा है। सोमवार देर रात से ही राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 4 जिलों में भारी हिमपात की चेतावनी भी जारी की है। साथ ही अन्य जिलों में बारिश के साथ कोहरा रहने के आसार बताए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर विभाग ने राज्य सरकार के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। चेतावनी को देखते हुए शासन ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में भारी हिमपात हो सकता है और 6 जनवरी को तापमान में और गिरावट आने वाली है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 5 जनवरी हो गई है और आप देख रहे हैं कि आज जो है पूरे प्रदेश में हल्की मध्यम जो बारिश है और या बर्फ़बारी है वो चल रही है। बर्फ़बारी की जहाँ तक बात है तो वो 3000 मीटर या 2500 मीटर तक आज जो है वो दिख रही है अभी जो है, लेकिन उसके बाद रात से या कल सुबह से आप देखेंगे जो बर्फ़बारी है वो लोअर हाइट्स तक भी आ जाएगी, करीब 2200 मीटर के आसपास तक वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेंगे तो जो स्नोफॉल एक्टिविटी है वो लोअर हाइट तक भी आ जाएगी। तो 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं आप कल सुबह तक देखेंगे कि वहाँ पर जो है बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। साथ ही जो बारिश है आज या बर्फ़बारी है, ये मैं ये कहूँगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज अगर कहें तो आज ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फ़बारी वो है। और कल अगर बात करेंगे 6 तारीख को, तो 6 तारीख में आप देखेंगे कि 6 जनवरी में जो एक्टिविटी वो करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में हल्की बारिश और बर्फ़बारी की एक्टिविटी वो कल भी जारी रहेगी। तकरीबन 1.25 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हितैषी हैं और केंद्र सरकार किसानों की बात लगातार सुन रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, उसी तरह किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़कर संवाद करना चाहिए। रामदेव ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन के भ्रामक प्रचार को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है।
योग गुरु ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास आज के समय में मोदी के विकल्प की कोई दवाई, कोई वैक्सीन नहीं है। विपक्ष को मोदी से चिढ़ने के बजाय मोदी के विकल्प रूपी वैक्सीन की खोज करनी चाहिए। तो बाबा रामदेव ने बिल्कुल साफ कह दिया कि विपक्ष को मोदी से चिढ़ने की बजाय, जलने की बजाय उनका विकल्प खोजने का प्रयास तेज करना चाहिए और विपक्ष को मोदी के विकल्प रूपी वैक्सीन की खोज करनी चाहिए। देश के अन्नदाता किसी भी तरह से किसी अनहोनी के अलग अलग प्रकार के मौसम की प्रतिकूलताएं हैं, किसी रोग के शिकार ना हो और उनकी पुकार सरकार सुने। आज ने प्रधानमंत्री जी किसी भी रूप में मुझे नहीं लगते हैं कि वो किसान विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि उनका तो सपना, पहला प्रधानमंत्री है जिसने कहा है कि मैं किसानों की आय दोगुना करना चाहता हूँ, उनको न्याय देना चाहता हूँ और उनकी नीतियाँ, उनकी नीयत और नेतृत्व किसी भी तरह से मुझे किसान विरोधी नहीं लगता है। लेकिन किसानों के मन में बहुत प्रकार की आशंकाएं हैं इन कृषि बिलों को लेकर के। बहुत सी आशंकाओं का उन्होंने निर्मूलन किया है। एमएसपी पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है और लिखित आश्वासन देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वैक्सीन में ना तो गाय का खून है, ना सुअर की चर्बी है। वैक्सीन से ना कोई नपुंसक होने वाला है और ना किसी राजनीतिक विरोधी दल की मौत होने वाली है या किसी को कोई बड़ा खतरा होने वाला है। सामान्य साइड इफेक्ट तो होते ही हैं वैक्सीनेशन आदि के, वो तो होंगे। वैक्सीन ना किसी पंथ की है, ना किसी पार्टी की है। वैक्सीन एक वैज्ञानिक शोध है और जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको जरूर लगवानी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने मिजाज बदल लिया है। मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इलाके में ठिठुरन बढ़ चुकी है। इसके चलते बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का लगातार सहारा भी ले रहे हैं, जबकि गरीब और मजदूर तबके का हाल बेहाल है। बारिश की बात से अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी भी हो सकती है, जिसको लेकर लोग उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। मसूरी में आ रखे पर्यटकों का कहना है कि मसूरी में बर्फबारी न होने से वो थोड़े मायूस हैं, लेकिन जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उनको उम्मीद है कि मसूरी में बर्फबारी होगी ही होगी। होनी चाहिए, ऐसा मौसम के लिए तो है ही मसूरी। मजा ये है मसूरी का, ऐसा उम्मीद है कि बर्फबारी होगी, बर्फबारी का मजा लें लोग, इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर गरीब लोगों की बात करी जाए, कुली है, इनके लिए अलाव वगैरह की व्यवस्था, इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और कोई ऐसा स्थान बनना चाहिए जो इकट्ठे होकर ये एक जगह, कोई बारिश में एक जगह बैठ जाएं, अलाव होना चाहिए, होना चाहिए। ठंड है यहाँ पे, बारिश, हमें लगा था बर्फ पड़ रही होगी, पर हम बर्फ के लिए आए थे, बट यहाँ पर इतनी बर्फ है नहीं, पर हाँ ठंड भर गई है पहले। तो उम्मीद है कि बर्फबारी होगी? हाँ उम्मीद जरूर है। तो आप रुके हैं कि बर्फबारी को देख कर ही जाएंगे? हाँ वेट कर रहे हैं कि आएगी तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम इसी के लिए आए थे। ऐसा हुआ कि थोड़ा सा दुख है मुझे कि अभी बारिश, क्योंकि नया साल चला गया है, बट हाँ जिस हिसाब से बारिश आ रही है और ऊपर के जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है इन 2 दिनों में आ ही जाएगी और थोड़ा सा दुख है कि काश में रहता है यहाँ पे। तो उम्मीद है, पर हाँ उम्मीद है आने वाली है, मुझे भी फील हो रहा है। ऊपर से हमारा नेट वगैरह भी ऐसे दिखा रहा है कि बर्फ गिरने वाली। उत्तराखंड के टिहरी में खनन माफिया के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं, जहां माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक चोपड़ा गांव के पास खनन का पट्टा है, लेकिन सूर्यास्त होने के बावजूद भी खनन का काम जोरों पर चलता है। प्रशासन को इस बात की जानकारी होने के बावजूद अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही है। तो टिहरी में अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है और अंधेरा होते ही अवैध खनन शुरू हो जाता है। खनन माफिया और प्रशासन की मिलीभगत के चलते इस तरह का खनन यहां पर लगातार किया जा रहा है। तो अंधेरा होते ही यहां पर अवैध खनन शुरू हो जाता है और लाल घेरे में आप देख सकते हैं कि अंधेरा होने के बावजूद भी यहां पर ट्रकों के माध्यम से खनन की जो सामग्री है उसको यहां से भेजा जा रहा है। और इसके बाद यहां पर स्थानीय लोगों ने भी बताया कि अंधेरा होने के बावजूद यहां पर पूरी रात अवैध खनन चलता है और यहां पर वाहन भी दौड़ते रहते हैं। वहीं काशीपुर के कचनाल गाजी क्षेत्र में आज गुलदार का शावक मिलने से क्षेत्रवासी दहशत में आ गए।
आनन फानन में स्थानीय लोगों के जरिए वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शावक को अपने कब्जे में ले लिया है। वन विभाग फिलहाल जहां से गुलदार का शावक मिला है उसे वहीं छोड़ने की रणनीति पर विचार कर रहा है और साथ ही मौके पर कैमरे लगाने की बात भी कह रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से इलाके में गश्ती बढ़ाने की मांग की है। उनके मुताबिक ये मादा गुलदार पिछले काफी समय से क्षेत्र में दस्तक दे रही है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि इनको डर है कि कभी भी गुलदार का इन पर हमला हो सकता है। गुलदार का शावक मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गुलदार का शावक मिला और इसके बाद स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि एक मादा गुलदार यहां पर लगातार घूमती रहती है और उसके चलते उन्होंने वन विभाग से भी कहा है कि आप जल्द से जल्द इस गुलदार को या तो वन की सीमाओं में भेज दीजिए या हमें सुरक्षित रखिए, क्योंकि वन विभाग की टीम ने शावक को पकड़ा है और इसके बाद से ये यहाँ पर लगातार स्थानीय लोगों ने बताया कि एक मादा गुलदार क्षेत्र में लगातार घूमती रहती है। लेपर्ड का बच्चा है और लगभग 1 महीना इसकी एज है और अभी हमारे उच्चाधिकारी से वार्ता हुई तो उनका कहना है कि इसको यहीं पर छोड़ा जाए और विभागीय कर्मचारी और पुलिस की मदद से यहाँ पर हम इसकी देखभाल करेंगे। और क्या कहते हैं, लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप लोग यहाँ पर ज़्यादा झुंड न रखें। हो सकता है क्या कहते हैं बाघिन आज भी अटक भी कर सकती है। वहीं हल्द्वानी में राम मंदिर निर्माण को लेकर सहयोग अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है, जो 15 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक चलेगी और इस अभियान के तहत कुमाऊं के 14,526 गांव के 24 लाख परिवारों तक लोग जाएंगे और कूपन के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि जमा करेंगे, जिसको लेकर हल्द्वानी में आज कुमाऊं संभाग कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सहयोग राशि एकत्र करके व्यापक अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी। उत्तराखंड में 15 जनवरी से 5 फरवरी तक का अभियान है। 14,500 गांव जाने की योजना, 24 लाख परिवारों तक जाने की योजना। इस समय की अवधि में यह लक्ष्य पूरा करेंगे और उसके बाद जो बचे कुचे गांव होंगे उनको भी हम बाद में संपर्क करके जन जन तक राम के विषय को, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो रहा है, ये केवल राम जन्मभूमि पर मंदिर, राम का मंदिर नहीं तो राष्ट्र निर्माण का मंदिर है। सबके मन में राम का मंदिर निर्माण हो यह भाव जगाएंगे और उनसे धन संग्रह नहीं, निधि समर्पण जो भी वो देंगे उसको लेंगे। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और उसके ऊपर रसीद की व्यवस्थाएं। आसपास की जो भी 3 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी होंगी, ये 3 बैंक इस अभियान के धन के लिए व्यवस्था की है। जितना दिन भर में होगा पास की बैंक की व्यवस्था में जाएगा, तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। स्वर्णिम विजय मशाल के चंपावत पहुंचने पर चंपावत सैनिक कल्याण बोर्ड में जिला प्रशासन, फौज, आईटीबीपी, एसएसबी ने भव्य स्वागत किया है। कुमाऊं रेजिमेंट के बैंड की धुन में सैनिक कल्याण बोर्ड मैदान में अमर जवान शहीद स्मारक में मशाल को रखा गया। सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर MC शर्मा ने 1971 के जवानों की याद में जलाई गई मशाल को सलामी भी दी है। दरअसल 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश युद्ध में चंपावत के जवानों का भी अहम योगदान रहा है। इस युद्ध में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में चंपावत के जवानों ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें चंपावत के 13 जवान शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में आज इस स्वर्णिम विजय मशाल का चंपावत में स्वागत किया गया है। सैनिक कल्याण बोर्ड में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और 1971 की जंग में चंपावत के 13 जवान जो शहीद हुए थे उनको याद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मशाल यात्रा के बारे में 16 तारीख को 4 दिशाओं में भारत के मशाल भेजी थी, जो यहाँ उत्तराखंड के लिए आज हल्द्वानी से यहाँ पहुँची है। और ये जो कि 1971 में भारत का युद्ध हुआ था, तो प्रारंभ हुआ 4 दिसंबर को और सिर्फ 13 दिन की लड़ाई हुई थी, जो 16 दिसंबर को समाप्त हो गई। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं जिला सैनिक बोर्ड चंपावत में। और इसमें मैं उस समय तेजपुर हवाई अड्डे पोजिशन था और उसमें हमारे पास 3 MiG-21 के स्क्वाड्रन थे, जिसमें कम से कम नहीं तो 16
16 हवाई जहाज होते थे। 4 दिसंबर को ही हमारी सारी हवाइयों ने पोजीशन ले ली थी। आर्म्स एंड एमुनिशन लेकर के पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया था और ये प्रक्रिया सुबह से लेकर पूरी रात लगातार 4 से लेकर के 16 दिसंबर तक 1971 और 16 दिसंबर को पूरी पाकिस्तान की ने अपनी हार मान ली। उसमें भारत की जीत हुई और वहाँ से हमारा ईद वहाँ समाप्त हो गया। उसी उपलक्ष्य में आज 50 वर्ष पूरे होने पर ये समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया चंबौर के सोल्जर बोर्ड में। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है और चेतावनी बिल्कुल सटीक साबित भी हुई है। सीमांत क्षेत्र में जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस हिमालय क्षेत्र में साल की पहली बर्फबारी भी शुरू हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज हुई है और वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के चेहरों पर रौनक भी लौट आई है। तो बर्फबारी से मौसम का मिजाज यहां पर बदल चुका है और हिमपात से सफेद चादर में लिपटा हुआ बद्रीनाथ धाम आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं। हल्की बारिश और बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी भी है, क्योंकि वो जो सोचकर यहां पर आए थे वो उन्होंने पा लिया है। रुड़की में कुंभ मेले को लेकर जहां NH-58 का बाईपास निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है, वहीं बाईपास पर मिट्टी डालने वाले ठेकेदारों के ओवरलोड डंपर सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। पर अजीबोगरीब बात यह है कि दिन हो या रात खनन कर ओवरलोड वाहन मंगलौर कोतवाली के सामने से गुजर रहे हैं, पर इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि एक डंपर की प्रशासन के जरिए मात्र 16 से 17 टन की अनुमति दी गई है, लेकिन 28 से 30 टन मिट्टी इन डंपरों में लदी होती है। वहीं इस पूरे मामले पर आरटीओ रुड़की ज्योति शंकर मिश्र का कहना है कि ऐसे डंपरों पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। अभी 3 दिन से हम लोग लक्सर में लगे हुए थे। लक्सर में भी इस तरीके की शिकायतें थी। वहाँ की जर्जस के पहले 9 वर्ष पे ड्रंकन ड्राइविंग और इस तरीके के दुर्घटना कारक अभियोगों में हम लोग लगे हुए थे और संज्ञान में आया है मसला, इस पर भी कार्रवाई करेंगे। और अन्य एजेंसियां हैं वो भी कार्रवाई कर रही हैं, जैसे उत्तराखंड में पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, प्रशासन को भी प्रवर्तन कार्रवाई के अधिकार मिले हुए हैं। पौड़ी बस अड्डे पर स्थित रैन बसेरा लोगों की पहुंच से दूर है, क्योंकि इस रैन बसेरे में साल भर ताला लगा रहता है, जबकि पौड़ी नगर पालिका इस रैन बसेरे को स्टोर के रूप में इस्तेमाल कर रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका पौड़ी शहरी विकास मंत्रालय के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बनवाए गए इस आशियाने की सौगात को बर्बाद कर रही है, जबकि शहरी विकास मंत्रालय हर साल लाखों रुपए इसकी देखरेख और इसे संचालित करने के लिए खर्च करता है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने नगर पालिका पौड़ी के जिम्मेदार लोगों पर इस लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए। पौड़ी में जो ये रैन बसेरा बना हुआ है बस अड्डे के पास, इसका जो देखरेख करती है नगर पालिका पौड़ी करती है और इसमें हर साल इसमें लाखों रुपए का बजट आता है यहाँ पे, लेकिन इसमें साल भर इसमें ताला लगा रहता है। तो मैं शहरी विकास मंत्रालय से कहना चाहूँगा कि वो नगर पालिका पौड़ी के बारे में थोड़ा तहकीकात करें कि जो लाखों रुपए नगर पालिका पौड़ी को भेजते हैं वो उसका क्या प्रयोग कर रही है नगर पालिका पौड़ी, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन है और आपको पता है कि पौड़ी में हिमपात भी होता है और अगले कुछ दिनों में हिमपात संभावित है। यहाँ पर जो हमारे गरीब भाई हैं या मजदूर भाई हैं या जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए ये जगह थी यहाँ पे, लेकिन अगर इसमें ऐसा ही ताला पड़ा रहेगा तो ये तो बिल्कुल दुरुपयोग है पैसे का और नगर पालिका पौड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए शहरी विकास मंत्रालय को, ये लापरवाही जो कर रहे हैं लगातार। देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धारकोट में स्वास्थ्य सेवा बेहद बदहाली के दौर से गुजर रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा होने के बाद भी यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। इस बीच कई बार यहां के जनप्रतिनिधि और गांव वालों ने शासन प्रशासन से स्वास्थ्य सेवा को सुधारने की मांग की, लेकिन आज तक व्यवस्था में किसी भी तरह का सुधार नहीं देखा गया, जिसके चलते लोग नाराज हैं। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए थे। वहीं जिला पंचायत सदस्य अश्विनी बहुगुणा के साथ तमाम लोगों ने भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ प्रशासन के लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुधारने की मांग की है। गांव के लोगों ने कहा है कि देहरादून के नजदीक होने के बाद भी इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है, जबकि यह क्षेत्र सीएम की विधानसभा क्षेत्र में भी आता है।
सबसे पहले तो मेन हॉस्पिटल की समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो ये सन 17 से हमारी ये मांग चल रही है, 2 बार हम मुख्यमंत्री के पास मिल चुके हैं। सारी टीम हमारी ये जो हमारे ग्राम सुधार महिला संगठन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, और हम 3 बार जो है मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। उनके भाई वीरेंद्र रावत से भी मिल चुके हैं। डिफेंस कॉलोनी गए, वहाँ पर भी ये बात हुई। हमने हॉस्पिटल की लिखित रूप में कंप्लेंट कर रखी है और अभी तक इसका कोई मसला हल नहीं हुआ। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमें उच्चीकरण चाहिए, 10 बेड का हॉस्पिटल चाहिए। उसमें सभी कुछ आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएंगे और एम्बुलेंस आ जाएगी। उत्तराखंड में हुए स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में एसआईटी के सामने तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। दरअसल इस मामले में एसआईटी को समाज कल्याण विभाग डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा रहा है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग ने जो लिस्ट एसआईटी को दी है उसमें एक ही विद्यालय का नाम 3 बार लिखा गया है। वहीं इन अव्यवस्थाओं के चलते छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी को जांच करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं मामले की जांच कर रहे एसआईटी प्रभारी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग से समय पर दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 215 कॉलेजों के नाम एसआईटी की टीम को दिए गए थे, जिनमें से आधा दर्जन से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं जिनका नाम कई बार दोबारा लिखा गया है। हमारे जनपद में जो छात्रवृत्ति घोटालों को लेकर जांच चल रही थी, जो जनपद के बाहर के कॉलेजेस थे उनकी जांच हमने लगभग कंप्लीट कर ली है, और जनपद के अंदर के कॉलेज तो उनके जो लगभग 215 कॉलेजेस थे जिनमें छात्रवृत्ति दी गई थी, उसमें जो 135 जो गैर सरकारी कॉलेज थे उनके पहले हमने उनकी जाँच शुरू की है, और उनमें से भी लगभग 10 के करीब कॉलेज की जाँच हमने कंप्लीट कर ली है। उसकी रिपोर्ट को आगे जाँच जो हमारे नोडल अधिकारी है जो आई साहब उनको भेजें। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।